नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश का एक ताकतवर राजकुमार है। एक ऐसा लीडर जो अपने देश को धार्मिक रीति रिवाजों से निकालकर मॉडर्नाइजेशन और बदलाव की राह पर ले जाने की कोशिश में है। ऐसा शख्स जो कि बहुत लोगों के लिए एक हीरो है, पर अपने सख्त और सत्तावादी शासन की वजह से अक्सर विवादों में रहता है। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। मोहम्मद बिन सलमान, जिसे MBS के नाम से भी जाना जाता है, हाल में वो सऊदी अरेबिया का राजकुमार है और आने वाले समय में सऊदी अरेबिया का बनने वाला किंग है। MBS किंग सलमान के 13 बच्चों में से एक है। सलमान ने 3 बार शादी की है। वो अपनी माँ फौदा और पिता सलमान का सबसे बड़ा बेटा है। मोहम्मद अल सऊद परिवार का हिस्सा है, जो कि सऊदी अरेबिया पर राज करने वाली एक रॉयल फैमिली है। 2008 में मोहम्मद ने अपनी बहन सारा से शादी की थी, जो कि उसके चाचा मशहूर बिन अब्दुल्लाजीज की बेटी है। यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहम्मद ने शुरुआती साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया था। 2009 में 24 साल की उम्र में उसने पॉलिटिक्स में दाखिला लिया था और अपने पिता का स्पेशल एडवाइजर बन गया था जब वो रियाद के गवर्नर थे। जनवरी 2015 में किंग अब्दुल्ला की मौत के बाद सलमान सऊदी अरेबिया का 7वां किंग बन गया था और उसके बेटे मोहम्मद को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दिया गया था। अप्रैल 2015 में सलमान ने अपने भांजे मोहम्मद बिन नायफ को सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस बना दिया था और मोहम्मद को डेप्यूटी क्राउन प्रिंस बना दिया था। दिसंबर 2017 में सलमान ने मोहम्मद बिन नायफ को क्राउन प्रिंस के पद से हटाने का निर्णय लिया था और उसके बेटे को क्राउन प्रिंस बना दिया था ताकि वो राजा के सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। 2011 में यमन में शुरू होने वाला पॉलिटिकल तनाव और गृह युद्ध मोहम्मद के लिए एक चुनौती साबित हो रहा था, जो कि उस समय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस था। 2014 में ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने उत्तरी यमन पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण यमन के प्रेसिडेंट मंसूर हादी और उसके कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा था। मंसूर हादी की सरकार को सऊदी अरेबिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्च 2015 में सऊदी अरेबिया और कुछ गल्फ कंट्रीज ने मिलकर हौथी विद्रोहियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया था। इन देशों के द्वारा यमन पर किए गए हवाई हमलों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। दिसंबर 2017 में सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद पर एक हौथी मिसाइल अटैक के बाद मोहम्मद ने यमन के हौथी कंट्रोल्ड एरियाज पर लगातार 10 दिन तक हवाई हमले करवाए थे, जिसमें 136 यमनी लोग मारे गए थे और 87 लोग घायल हो चुके थे। यमन में युद्ध लड़ते सऊदी अरेबिया को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस संघर्ष ने देश में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा कर दिया है और यमनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस सब के बावजूद सऊदी अरेबिया हौथी विद्रोही और उसके सहयोगियों को यमन की राजधानी से निकालने में नाकाम रहा है। जून 2017 में सऊदी अरेबिया ने कुवैत, बहरीन और UAE के साथ मिलकर कतार से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए थे और सारी बॉर्डर्स बंद कर दी थी और कतार पर हवाई, जमीनी और समुद्री नाकाबंदी लगा दी थी। इन देशों ने कतार पर आतंकवाद को समर्थन करने के और ईरान से करीबी संबंध रखने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को कतार ने सख्ती से नाकार दिया था। मई 2017 में MBS ने एक एंटी करप्शन कैंपेन लॉन्च कर सऊदी कारोबारियों और पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक कार्रवाई की थी। नवंबर के महीने में उसने 200 सऊदी बिजनेसमैन और राजकुमारों को रियाद के रिट्ज कार्ल्टन होटल में नजरबंद करने के आदेश दिए थे। इस कार्रवाई में मोहम्मद का कजिन अल वलीद बिन तलाल भी शामिल था, जो कि खुद एक सऊदी प्रिंस और अरबपति है। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ होटल में मारपीट की गई थी और कुछ लोगों को दीवारों से बांधकर स्ट्रेस पोजीशंस में रखा गया था।
बंधकों के साथ पूछताछ करने वाले सऊदी एजेंट्स उनकी देश में रखी गई संपत्ति से ज्यादा उनकी विदेशी संपत्ति खोजने में लगे हुए थे। विक्टिम्स पर उनके स्विट्जरलैंड और अन्य जगहों के बैंक के मैनेजर्स के साथ संपर्क करने का दबाव डाला गया था ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा देश में ट्रांसफर करवाया जा सके। इस कार्रवाई से मोहम्मद ने पूरा पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया था और देश के कारोबारियों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया था। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के हिसाब से सऊदी गवर्नमेंट ने इस कार्रवाई से करीब $800 बिलियन की नकद और मिलकत जब्त कर ली थी। मोहम्मद सऊदी अरेबिया में एक सत्तावादी सरकार चलाता है। इस देश में ह्यूमन राइट्स और वुमन राइट्स एक्टिविस्ट को अक्सर टॉर्चर किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। 2016 में मोहम्मद ने इस्लामिक रिलीजियस पुलिस के पावर्स कम करने के कड़े कदम उठाए थे। ये पुलिस उन लोगों को अरेस्ट और डिटेन करने के पावर्स रखती है जो शारिया लॉ का उल्लंघन करते हैं। अक्टूबर 2017 में मोहम्मद ने नियोम सिटी की घोषणा की थी, जो कि एक लीनियर सिटी है, यानी कि ऐसा शहर जो लाइन में सीधे चलता है। इस शहर में अलग अलग चीजें मौजूद होंगी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और इसे सऊदी अरेबिया के लाल समुद्र पर बनाया जाएगा। इसे जॉर्डन और इजिप्ट तक खींचा जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स की घोषणा होते ही इन्हें अनरियलिस्टिक कहा गया था, क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान और इसमें काम करने वाले मजदूरों का बहुत सारा शोषण होने वाला था। इन प्रोजेक्ट्स का एक ऑडिट करने के बाद ये पाया गया था कि इसमें काम करने वाले मैनेजरों ने इसमें पैसों का बहुत सारा घोटाला करके रखा था। 2025 तक नियोम के कॉन्ट्रैक्ट्स ठंडे पड़ चुके हैं और इसका कंप्लीशन कुछ सालों के लिए एक्सटेंड होने वाला है। 2014 में एमबीएस ने सऊदी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए वैश्विक बाजार में तेल ज़्यादा मात्रा में और सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर दिया था और ओपेक कंट्रीज को भी प्रोडक्शन हाई लेवल पर रखने के लिए कहा गया था। इसका मकसद हाई कॉस्ट पर ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को दिवालिया करने का था। इससे कुछ छोटी कंपनियां दिवालिया हो गई, पर बड़ी कंपनियों ने अपने नुकसान करने वाले यूनिट्स को बंद कर दिया, अपने खर्चे कम कर लिए और कीमतों का बढ़ने का इंतजार किया। सऊदी अरेबिया, जो कि सर्विसेज और सब्सिडीज को चलाने के लिए पिछले एक साल से $100 बिलियन का खर्चा उठा रहा था, उसे नवंबर 2016 में हार माननी पड़ी थी और प्रोडक्शन को घटाने की आवश्यकता हो गई थी ताकि प्राइजेस को वापस से बढ़ाया जा सके। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया ने फ्लॉगिंग को बैन कर दिया था। फ्लॉगिंग एक ऐसी सज़ा है जिसमें शरीर को रॉड या फिर चाबुक से पीटा जाता है। उसी महीने में सऊदी अरेबिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने माइनर्स के द्वारा किए गए अपराधों में मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया था। पहले के समय में घर में भीड़ इकट्ठा करना और म्यूजिक चलाना आपको जेल भेज सकता था, पर एमबीएस ने इसका भी अंत कर दिया है। शराब का सेवन करना सऊदी अरेबिया में सबके लिए सख्त मना है, पर 2024 में रियाद में सबसे पहली शराब की दुकान खोली गई थी। ये दुकान सिर्फ नॉन मुस्लिम फॉरेनर्स को शराब बेच सकती है जिनके पास प्रीमियम रेसिडेंसी होती है। अक्टूबर 2018 में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, जो कि मोहम्मद का एक विरोधी था और सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट में अक्सर लिखा करता था, वो इस्तांबुल में सऊदी एम्बेसी में जाने के बाद अचानक से ही गायब हो गया था। टर्किश ऑफिशियल्स का मानना था कि खशोगी की एम्बेसी में हत्या कर दी गई थी। उनके पास इसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थे जिसमें खशोगी को सबसे पहले टॉर्चर किया गया था, बाद में उसका खून कर दिया गया था। खशोगी पर 15 मेंबर्स की टीम द्वारा अचानक से ही हमला कर दिया गया था और उसका गला घोट दिया गया था। उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे और उन्हें ठिकाने लगा दिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि उसका इस हत्या में कोई हाथ नहीं था और इसका इल्जाम खुफिया ऑपरेटर्स पर डाल दिया गया था। नवंबर के महीने में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ सबूतों के आधार पर दावा किया था कि एमबीएस ने ही खशोगी की हत्या करवाने के ऑर्डर्स दिए थे।
अगस्त 2020 में साद अल जाबरी ने वॉशिंगटन डीसी में एक लॉसूट फाइल की थी। ये लॉसूट में कहा गया था कि अक्टूबर 2018 में एमबीएस ने उसे मारने के लिए कनाडा में टाइगर स्क्वाड भेजी थी। इस स्क्वाड को कनाडा के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। ये लॉसूट फाइल होने के बाद अमेरिका के एक कोर्ट ने एमबीएस और 11 लोगों के सामने समन्स जारी किए थे। साद ने यह भी कहा था कि उसने एमबीएस को मोहम्मद बिन नाइफ से यह कहते हुए सुना था कि वो किंग अब्दुल्ला को जहर देके मरवा देगा ताकि उसके पिता सलमान राजा के सिंहासन पर बैठ सके। साद अल जाबरी सऊदी इंटेलिजेंस में नंबर 2 पोजीशन पर काम करता था और वो मोहम्मद बिन नाइफ का सबसे करीबी था। सऊदी अरेबिया ने अल जाबरी पर देश के काउंटर टेररिज्म बजट से $500 मिलियन की हेराफेरी करने के आरोप लगाए थे और उसके बच्चों को सऊदी अरेबिया में हिरासत में ले लिया गया है ताकि उस पर देश वापस आने का दबाव बनाया जा सके। 2017 की शुरुआत में एसम अल जामिल नामक सऊदी इकोनॉमिस्ट और राइटर ने ट्विटर पर एमबीएस की कड़ी आलोचना की थी। उसने ट्विटर पर एमबीएस के सऊदी अरामको के $2 ट्रिलियन वैल्यूएशन को बेबुनियाद कहा था और यह भी लिखा था कि सऊदी अरामको कभी भी इतनी वैल्यू तक पहुंच नहीं सकती। सितंबर के महीने में उसे डिटेन कर लिया गया था और 2020 में अमेरिका से वापस लौटते ही उसे आतंकवादी करार देकर 15 साल की कैद सुनाई गई थी। सलमान अल अवदाहा, जो कि एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर है, उसे सऊदी अथॉरिटीज द्वारा अरेस्ट और डिटेन कर लिया गया था जब उसने कतार राजनीतिक संकट के समय ट्विटर पर यह लिखते हुए कहा था कि सऊदी अरेबिया और कतार को अब सुलह कर लेनी चाहिए। सऊदी अरेबिया के एक क्रिमिनल कोर्ट ने उसके सामने 37 आरोपों को दर्ज किया था। तेल के साम्राज्य का वारिस, परंपराओं को चुनौती देने वाला और सत्ता को मुट्ठी में रखने वाला मोहम्मद बिन सलमान, जो कि मिडल ईस्ट को एक नया भविष्य दे रहा है, वो हीरो है या विलन है, ये फैसला आज नहीं पर आने वाला समय करेगा। अगर आपको ये टॉपिक में इंटरेस्ट आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूं।